दोस्तों सारी खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक ज़रूर करें। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजाग्राफी का वॉर अपडेट। आपको बताऊं, आखिरकार वो घड़ी आ गई है कि अब इजराइल खुलकर रूस के सामने आना शुरू हो चुका है। जी हां दोस्तों, अब रशिया को बड़ी धमकी इजराइल ने दे दी है। इजराइल के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर NSA ने बड़ी धमकी दी है। बहरीन के दौरे पर इजराइल के NSA गए थे और बहरीन में जाकर उन्होंने ये बात कही कि रूस की जो मिसाइलें हैं वो ख़त्म हो रही हैं, हथियार उसके ख़त्म हो रहे हैं। ऐसे में अपने एलाई और ख़ासकर रशिया ईरान की तरफ रुख कर रहा है और उससे मिसाइल लेने की कोशिश कर रहा है। ऐसे में अगर रूस ने ईरान से मिसाइल ली तो हम यानी इजराइल यूक्रेन को अपनी हाई इंटेंसिटी वाली मिसाइल यानी घातक हमले वाली और पावरफुल मिसाइलें यूक्रेन को देने लगेगा। जी हां, ये बात कोई ऐरा गैरा कहता तो बात अलग थी। ये बात NSA ने कही है, इजराइल के NSA ने, जिसके बाद ये रूस के लिए एक बड़ी धमकी बन गई है। वहीं दोस्तों, अभी तक रूस का इस पर कोई बयान, कोई रिप्लाई नहीं आया है। अब आगे बढ़ते हैं। रूस और भारत इस वक्त और मजबूती से एक साथ खड़े हो गए हैं। भारत और रूस की दोस्ती को कल 75 साल हो गए हैं। जी हां, कल 75 साल पूरे भारत और रूस की दोस्ती को हुए। ऐसे में भारत की राजधानी दिल्ली में रूस के एम्बेसडर ने रशिया और भारत की दोस्ती के गीत गाते हुए हिंदी में एक बात बोली। उन्होंने कहा, दोस्ती से बढ़कर कुछ भी नहीं। जी हां, ये बात जब रूसी एम्बेसडर ने हिंदी में कही तो ये बात सुनने लायक थी। और ये बात इसलिए कही गई क्योंकि इस वक्त सारी दुनिया में रूस और भारत की दोस्ती चमक रही है। सुनिए। दोस्ती से ज्यादा कुछ भी नहीं होता। वहीं दोस्तों, भारत जो है रशियन मेड न्यूक्लियर रिएक्टर पानी के अंदर इस्तेमाल कर रहा है। ऐसे में रशिया ने भारत को फिर से ऑफर किया है कि हम और भी ज़्यादा आपको न्यूक्लियर रिएक्टर फ्यूल और इसको बनाने के लिए सामग्री, साजो सामान दोबारा से देने को तैयार हैं। रूस का ये ऑफर भारत के लिए काफ़ी बड़ा है। इसी के साथ भारत के साथ बिजनेस के रिश्तों में काफ़ी आगे बढ़ चुका है, मजबूत हो चुका है रशिया। और फर्टिलाइज़र सप्लाई करने में रूस भारत को 300% से ज़्यादा बिजनेस बढ़ा चुका है। भारत और रूस के बीच में फर्टिलाइज़र जो वो एक्सपोर्ट करता है रशिया, वो 300% बिजनेस भारत के साथ बढ़ गया है। यानी हर सेक्टर में, आसान ज़बान में, हर सेक्टर में, हर फील्ड में रशिया भारत के साथ लगातार एक्सपोर्ट कर रहा है। काफ़ी मुनाफा रूस भी कमा रहा है और सस्ते दामों पे भारत को भी फ़ायदा पहुंच रहा है। अब आपको भारत की आज खबर बता रहा हूं। रूस के अंदर तो यूक्रेन के वो छात्र जो भारत के थे और यूक्रेन में पढ़ रहे थे, अब वापस वो नहीं जा पा रहे हैं और जाना नहीं चाह रहे हैं। तो 15,000 छात्र जो यूक्रेन के हैं, जो भारतीय छात्र हैं, वो भारत में ही रहकर यूक्रेन की यूनिवर्सिटी से ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं। रूस ने यूक्रेन की कमर जाते जाते तोड़ दी है। पूरे खार्किव का इलाका ऐसा हो चुका है, ना बिजली है, ना पानी है, ना खाद्य पदार्थ है। बिजली ना होने की वजह से अब जो ये सर्दी आ रही है वो बर्दाश्त करना नामुमकिन है। लगभग 30 लाख लोगों ने इस सर्दियों के डर से यूक्रेन छोड़ दिया है। डोनेट्स्क के इलाके से, अलग अलग क्षेत्रों से यूक्रेन के नागरिक अपने देश को छोड़कर, अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। डर उनको ये भी है कि ना बिजली है, ना पानी है, ऊपर से सर्दियों के मौसम में अगर जान बच भी गई तो एक आध दिन रूस मिसाइल दागकर कत्ल न कर दे, जिसके बाद यूक्रेन के लोग अपना देश छोड़ रहे हैं।
उधर रशिया ने ऐलान किया है 27 नवंबर यानी 27 नवंबर को रूस मदर्स डे मनाएगा। इस दौरान व्लादिमीर पुतिन उन सभी माँओं से मिलेंगे जिनकी औलाद रूस के लिए यूक्रेन में लड़ रहे हैं। हालांकि ये खबर आपको बता चुका हूं, लेकिन कंफर्म करने में और मज़ा आता है मुझे। अब अमेरिका की ही कई सारी रिपोर्ट सामने आई हैं कि अमेरिका ने इतने ज़्यादा हथियार यूक्रेन को दे दिए हैं कि उसके हथियार खानों में अब हथियारों की कमी नज़र आ रही है, जिसको पूरा करने के लिए अमेरिका ने अपनी अमेरिकी हथियार बनाने वाली कंपनियों को ज़बरदस्त तरीके से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट दे दिए हैं और कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू किया है और कहा है जितनी जल्दी हो सके नए हथियार बनाकर खाली जगहों पर जल्दी भर दो। वीडियो अब मैं आपको ये दिखा नहीं सकता। रूस ने बिल्कुल हकीकत बयान करी थी, साबित कर दिया था रूस ने कि वॉर क्राइम यूक्रेन के सैनिकों ने किया है। रूसी सैनिकों का कत्ल किया, रूसी सैनिकों को बुरी तरह से कत्ल किया, बलात्कार किया, कई सारी चीज़ें सामने आई और उनकी तस्वीरें भी सामने आई, जिसके बाद यूक्रेन का मुंह नहीं रह गया कि वो इसको झुठला सके। तो अब सामने यूक्रेन ने आकर कहा है कि हमारी गवर्नमेंट, हमारे जो इंटेलिजेंस हैं, अपने ही सैनिकों की हम जांच कर रहे हैं कि उन्होंने वॉर क्राइम किया तो क्यों किया, कब किया और इसकी वजह क्या थी। मतलब कातिल ही अपना इन्वेस्टिगेशन करेंगे। बहुत बढ़िया। लेकिन खैर कम से कम मान तो लिया कि हाँ किया है, तो क्या किया है, कैसे किया है, कब किया है, किस परिस्थिति में किया है, इसकी हम जांच करेंगे। उधर जर्मनी के चांसलर ने कह दिया है कि हमें तैयार रहना चाहिए क्योंकि ये जंग जो यूक्रेन की है ये आगे बढ़ेगी और चारों तरफ और फैलेगी, यानी कई देश इसमें शामिल होंगे और ये जंग काफ़ी समय तक चल सकती है। वहीं रूस के एम्बेसडर जो श्रीलंका में हैं, उन्होंने रूसी लोगों से कहा है कि आपको यूरोप के देशों के बदले आपको सीधा श्रीलंका घूमने आना चाहिए। यूरोप के देश हमारे देश के फ़ायदे के लिए नहीं हैं, लिहाजा आप अपने देश के फ़ायदे के लिए श्रीलंका आइए। उधर रूस ने म्यांमार के साथ भी, जहां पर अभी सैन्य कब्जा है, उसके साथ डील कर ली है, जो कि म्यांमार के खिलाफ जो देश हैं और ख़ासकर अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, उनको आग लग सकती है इस खबर से, इस बात से। मामला ऐसा है कि म्यांमार के साथ रूस ने डील कर ली है और इस डील के मुताबिक रशिया न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हब म्यांमार में ही बनाएगा। दोनों मिलकर बनाएंगे और ये म्यांमार में होगा। याद है आपको, पोलैंड बहुत ज़्यादा रूस पर अपना गुस्सा और तेवर दिखा रहा था, लेकिन जब 2 मिसाइलें गिरी पोलैंड पर तो नेटो सबसे पहले पीछे हटा। उसने नहीं कहा कि रूस ने दागी, सिर्फ यूक्रेन अकेला ही खड़ा हुआ जो आखिर तक कह रहा था ये तो रशिया ने दागी है, ये तो रशिया ने मारी है। कोई भी, ना अमेरिका, न जर्मनी, न फ्रांस, कोई खुलकर यूक्रेन के समर्थन में नहीं आया। पोलैंड को शायद सारा मामला समझ में आ गया। अब पोलैंड के प्रेसिडेंट ने हथियार डाल दिए हैं और कह दिया है कि हम रूस से कोई जंग नहीं चाहते, हम कोई भी टकराव नहीं चाहते। इतना ही नहीं दोस्तों, मामला यहीं नहीं रुका। नेटो के मिलिट्री चीफ ने भी बड़ी बात कही है और रूस के सामने बिल्कुल नरम से पड़ गए हैं। नेटो के चीफ ने कहा है कि हमें रूस के साथ अपने संबंधों को फिर से ठीक करना होगा, क्योंकि जब पोलैंड में मिसाइल गिरी थी और हमने हॉटलाइन से रूस से कांटेक्ट करने की कोशिश की तो रूस ने फ़ोन ही नहीं उठाया था। तो ऐसा पूरी तरह से कट ऑफ हो जाना हमारे लिए ठीक नहीं है। वहीं नेटो के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने बयान दिया है कि हम वो सब कुछ कर रहे हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा हथियार यूक्रेन को दे सकें। उधर रशिया ने बड़ी जानकारी दी है, कहा है बेलग्राड के इलाके पर यूक्रेन ने हमारे आम लोगों के इलाके पर जब हमला किया तो उसमें 2 रशियन आम नागरिक मारे गए और कई घायल हो गए हैं। सारी दुनिया के डिफेंस हथियारों को और एयर डिफेंस को खाकर डकार मार चुका है यूक्रेन। इसके बावजूद खड़ा होकर फिर कह रहा है कि हमें रूस की मिसाइलों को रोकने के लिए अच्छे और मजबूत नए डिफेंस सिस्टम की नीड है। उधर एक देश और है दोस्तों जो बहुत ज़्यादा सर में दर्द कर रहा है रूस के, वो है कनाडा।
कनाडा ने बेलारूस पर ही पाबंदी लगा दी है। बेलारूस के उन कंपनीज पर पाबंदी लगाई है जो रूस के साथ मिलकर काम कर रही थी। वहीं नए एग्रीमेंट बेलारूस और रूस के बीच में हो गए हैं, जिसके मुताबिक दोनों देश न्यूक्लियर फ्यूल पर इन्वेस्ट करेंगे। वहीं यूरोपीय यूनियन के लॉ मेकर्स नया फैसला और बड़ा फैसला लेने वाले हैं और काफ़ी करीब हैं, जल्द ये ऐलान कर सकते हैं कि रूस टेररिस्ट स्टेट है। जी हाँ, रूस को आतंकवादी घोषित किया जा सकता है बहुत जल्द यूरोपीय यूनियन के कानून बनाने वालों के द्वारा। अब लगभग 10 से 15% ही यूरोप के देशों को गैस रूस दे रहा है। ऐसे में रूस ने एक बार और बड़ी धमकी दी है कि एक तो हम ना के बराबर गैस दे रहे हैं, इन सबके बावजूद हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा जो चलाया जा रहा है, हम आने वाले वक्त में पूरी तरह से गैस बंद कर देंगे यूरोप को देना। ये धमकी पूरी तरह मोल्डोवा की तरफ थी, क्योंकि मोल्डोवा रूस के खिलाफ बड़े कदम उठा रहा है और खिलाफ बयान दे रहा है। उधर रूस ने सबके लिए दरवाजे खोल दिए हैं। रशिया ने ऐलान किया है कि वो सभी देशों के साथ कोऑपरेट करेंगे जो रशिया के साथ काम करने के इच्छुक हैं या काम करना चाहते हैं। खैरसन का इलाका यूक्रेन ने आज़ाद तो करा लिया है, लेकिन हालात आप इस तस्वीर से समझिए। वहाँ ना बिजली है ना पानी है। लोगों के पास उनके जो मोबाइल हैं वो चार्ज ही नहीं है, गैजेट्स चार्ज ही नहीं हो पा रहे हैं। तो जिन इलाके में गलती से एक आध जनरेटर है, वहाँ पर बुरी तरह से भीड़ लगी हुई है। आप देख सकते हैं सैकड़ों लोग एक ही वक्त में अपने डिवाइसेस को चार्ज कर रहे हैं। रूस ने पूरे यूक्रेन का ऐसा ही हाल कर दिया है। उधर यूरोपीय यूनियन ने एक बार फिर से ऐलान कर दिया है 2.5 बिलियन का एड, मतलब अंधा पैसा और अंधा हथियार यूक्रेन को फिर से देंगे। उधर दोस्तों यूक्रेन की डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से रूस के लिए काफ़ी चिंताजनक तस्वीरें जारी करी हैं, आंकड़े जारी किए हैं। ये देखिए, डेटा आपकी स्क्रीन पर है। बताया गया है कि रूस के पास बस इतने ही हथियार बचे हैं। लगभग जो इस्कैंडर मिसाइल हैं वो 119 बची हुई हैं। उसके पास जो 3M55 ऑनिक्स मिसाइल रॉकेट हैं वो 347 बचे हुए हैं और S-300 लगभग 6980 बचे हुए हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्कैंडर, जो सबसे बड़ी मिसाइल है, वो सिर्फ 13% बची हुई है। कैलिबर जो उसके पास मिसाइलें हैं उसने बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करी हैं। अब उसके पास सिर्फ 229 बची हुई हैं, 37% बची हुई हैं कुल मिला के। और KH-101 जो उसका एयर लॉन्चर्स है, यानी ये ड्रोन सिस्टम है, वो 50% बचा हुआ है, 132 बचे हुए हैं। KH-555 जो हैं वो 50% बचा हुआ है, यानी 150 सिर्फ बचे हुए हैं। इसके अलावा KH-22/32 जो हैं वो सिर्फ 120 बचे हुए हैं। इसके अलावा KH-35 सिर्फ 356 बचे हुए हैं। और इसके अलावा जो खंजल नाम की जो मिसाइल है वो 43 रॉकेट और मिसाइल बचे हुए हैं। यानी आधे से ज़्यादा रूस के हथियार कम हो गए हैं, ख़त्म हो गए हैं। और अगर यूक्रेन के ये आंकड़े सही हैं तो रूस के लिए ये घातक खबर है। दोस्तों, इस वॉर अपडेट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। फिर आएंगे, थोड़ा पानी पी लें, खाना वाना खा लें, सांस ले लें, दवाई खा के फिर आपके सामने खड़े होते हैं। तब तक आप इस रिपोर्ट को देखिए, रिपोर्ट को शेयर कीजिए। जय हिंद।